हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं 12th बायोलॉजी के अंतर्गत एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो पे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा खेल खत्म करने वाले हैं। यानी कि आपका कक्षा 12 जीव विज्ञान के अंतर्गत पूरी किताब से मैंने यहाँ पर 40 क्वेश्चन लिए हैं और इन 40 क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को मैं आपको आंसर के साथ बताने वाला हूं। तो चलिए यहां पर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। और यहां पर आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये बार बार बोर्ड एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो इनको आप लोग देखते जाइएगा और आप लोग अपना स्कोर भी करते जाइएगा कि आप 40 में से कितने क्वेश्चन कर पाते, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके जितने भी पूरी किताब में चैप्टर है सारे चैप्टर से मैंने एक एक दो क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहां पर सभी का सोल्यूशन अच्छे तरीके से करेंगे और हाँ अंत तक जरूर से देखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपका यहां पर पूरा अच्छे तरीके से सॉल्यूशन होने वाला है। देखिए यहां पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका यहां पर देखिए नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है कि एंटोमोफिलस, ठीक है, ये पुष्पों में परागण का माध्यम होता है, चींटी में, कीट में, पक्षी में, हवा में। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कीट में, है ना। तो पहले का आपका हो जाएगा सेकंड, यानी कि बी आपका कीट में। ठीक है, तो यहां पर परागण का माध्यम क्या होगा, कीट। ठीक है, तो इस प्रकार से सेकंड जो ऑप्शन होगा राइट होगा। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आपका दूसरा। देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 1 है जायफल, इसके बाद है लीची, नेक्स्ट है आपका शरीफा, अगला है आपका इनमें से सभी, है ना। तो यहां पर देखिए जितने भी ये फल है, ठीक है, जायफल हो गया, लीची हो गया, शरीफा हो गया, ये सभी जो है आपके होंगे, अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह राइट हो जाएगा। यानी कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है, तो जायफल का भी, लीची का भी, शरीफा के, यानी आपका डी जो है राइट होगा। चलिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है कह रहा है कि आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। तो यहां पर आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें आपका वानवीर जो है ये हो जाएंगे आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक, है ना। तो इसके आपका डी जो है आपका राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद आपका यहां पर चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि नारियल में तरल एवं गुदेदार पदार्थ होता है, भ्रूण होता है, अंतःभित्ति दाना होता है, या भ्रूण पोष होता है, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इसका आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा भ्रूण पोष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, भ्रूण पोष, है ना। नारियल में जो आपका तरल और गुदेदार पदार्थ होता है वह होता है भ्रूण पोष, है ना। तो ये भी देखिए नारियल भी एक प्रकार से फल होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहां पर देखिए पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मोसाइट्स में ऑटोसोम्स की संख्या होती है 44, 46, 23 या 40। तो इसका आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह होगा 46 ना। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट होगा 46। चलिए अगला यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है, कह रहा कि पुष्पीय पौधों में, ठीक है, पुष्पीय पौधों के भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो यहां पर देखिए जो आपका पुष्पीय पौधा होता है ना, इसमें जो भ्रूण पोष होता है वह आपका त्रिगुणित होता है। कैसा होता है, तो त्रिगुणित होता है ना, त्रिगुणित। तो यहां पर देखिए त्रिगुणित के लिए क्या होता है आपका 3n होता है, ठीक है, n आपका यहां पर इसमें जैसे मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहां पर आपका त्रिगुणित के लिए अर्थात 3n आपका यहां पर होगा। यानी कि जो आपको कुल मिलाकर इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका होगा सी नंबर। यानी कि जो आपका यहां पर पुष्पीय पौधे में भ्रूण पोष में जो है कितने गुणसूत्र होते हैं, तो यहां पर आपका 3n हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहां पर आपका ये राइट होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर यहां पर 6, ये आपका सॉरी 6 ही था। इसके बाद हमारा 7 आता है। तो यहां पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पानी द्वारा पर परागण को कहते हैं। तो देखिए पानी द्वारा जो पर परागण होता है उसको बोलते हैं जल परागण। ठीक है, क्या बोलते हैं, जल परागण बोलते हैं। यानी कि इसमें आपका जो ऑप्शन बी होगा राइट होगा। तो पानी द्वारा जो परागण होता है उसको बोलते हैं जल परागण, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि पराग कोश संबंधित है। ठीक है, तो देखिए जो पराग कोश होता है वह किससे संबंधित है, परागकण निर्माण सेना से, या परागकण विकास में, या पुष्प कलिका के खुलने से, या वर्तिकाग्र द्वारा परागकण का जो है ग्रहण से। तो देखिए इसमें आपका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा पुष्प कलिका के खुलने से, है ना। तो पराग कोश किससे संबंधित है, तो पुष्प कलिका के खुलने से, यानी कि आपका जो इसमें तीसरा ऑप्शन होगा, ठीक है, सी नंबर, यह बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा पुष्प कलिका के खुलने से। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोशिकीय अवस्था
में भ्रूण क्या कहलाता है? गैस्ट्रुला, मारुला, बाल्टोमियर या ब्लास्टुला? तो देखिए जो कोशिकीय अवस्था होती है इसमें जो भ्रूण होता है वह क्या कहलाता है? तो ये आपका मारुला, यानी कि इसमें आपका बी नंबर जो है ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड है ना, तो मारुला। इसका देखते हैं नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन। तो यहां पर आता है 10वां क्वेश्चन। देखिए करा कि सशक मनुष्य एवं अन्य प्लेसेंटल स्तनियों में अंडे का निषेचन होता है, अंडाशय में, फैलोपियन नलिकाओं में या सर्विक्स में या गर्भाशय में? तो इसका आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा फैलोपियन नलिका, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये आपका राइट होगा। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो यहां पर आपका आता है 11 नंबर। देखिए कह रहा है कि सर्टोली कोशिकाएं सहायक हैं एंजाइम उत्पादन में या अंड निर्माण में, शुक्राणुओं के परिपक्वन में या अंडाणु के परिपक्वन में? ठीक है, तो यहां पर देखिए सर्टोली जो कोशिकाएं होती हैं वह शुक्राणुओं के परिपक्वन में जो है सहायक होती है, यानी कि इसका आपका सी जो विकल्प होगा बिल्कुल राइट होगा। तो सर्टोली कोशिकाएं जो है शुक्राणुओं के परिपक्वन से संबंधित होती है या सहायक। तो चलिए अब हमारा आता है यहां पर क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में, ठीक है, प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई है ना। तो भारत में जो प्रथम जनगणना है वह कब से प्रारंभ हुई थी? 1851 है, 91 है, 1921 है, 1951 में? तो देखिए इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1951 में, यानी कि जो स्वतंत्र भारत में जो प्रथम जनगणना है वह 1951 में हुई, अर्थात डी आपका विकल्प जो है इसमें राइट होगा। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में 3 ह्रास कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो ये आपको होता है जनसंख्या अवनपन। ठीक है, यानी कि अवनपन, जनसंख्या अवनपन जो है कहलाता, तो अर्थात हमारा बी जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ना। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि एमनियोसेंटेसिस, ठीक है, एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? तो यहां पर आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूं, तो इसका आपका हो जाएगा भ्रूण में आनुवंशिक विकार ज्ञात करने की एक प्रक्रिया होती है। यानी जो आपका यहां पर एमनियोसेंटेसिस जो एक प्रक्रिया है या प्रोसेस है, ये क्या होता है? तो भ्रूण में आधुनिक विकार ज्ञात करने की एक विधि है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा हमारा राइट होगा। अब आते हैं यहां पर 15 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए क्या कह रहा है कि एक संकर का जेनोटिपिक अनुपात क्या होता है या क्या होगा? तो ये होता है 1:2:1 का, यानी कि इसमें आपका फर्स्ट जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर देखिए 16 है। देखिए क्या कर रहा है यहां पर प्रश्न आपका 16 कह रहा है कि एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं। तो यहां पर कहलाते हैं बहुअलील, है ना। तो क्या कहलाते हैं? बहुअलील कहलाते हैं, यानी कि इसका आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह बिल्कुल राइट होगा। तो एक ही स्थान पर रहने वाले जिनकी मतलब उपस्थिति एक ही स्थान पर रहने वाले क्या होते हैं? जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं बहुअलील, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है यहां पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। तो कह रहा है कि सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र होते हैं, इनमें से कौन सा है? तो ये आपका होता है गुणसूत्र 1 एवं Y, ठीक है, ये आपका होता है। ठीक है, तो यहां पर सी जो है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप लोग चेक भी कर लीजिएगा, यहां पर आपका वैसे ऑप्शन सी ही राइट होगा, है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका यहां पर आता है 18 नंबर क्वेश्चन। तो कह रहा है कि डीएनए द्विगुणन में किस एंजाइम की भूमिका रहती है? तो यहां पर आपका कौन सा जो है ऐसा एंजाइम है जिनकी मतलब डीएनए जो द्विगुणन है इसमें एक प्रकार से भूमिका निभाता है? तो इसमें आपका हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। इसके बाद आपका आता है पर 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या कार्य है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या कार्य होता है? तो इसका आपका यहाँ पर जो है मतलब संतान के सही माता पिता की पहचान करना, या यहाँ पर फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में अपराधियों की पहचान करना, या संदिग्ध माता पिता की जानकारी, मतलब ये सभी होते हैं ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, ये सारी चीज जो है संभव होती है, अर्थात यहाँ पर आपका जो चौथा ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी, ये आपका राइट होगा। ठीक है, तो मतलब ये सारी विधियां जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंतर्गत आ जाती हैं। इसके बाद आपका 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि मक्का में जंपिंग जीन की खोज की थी। ठीक है, तो मक्का में जंपिंग जीन की खोज किसने करी थी? तो यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बासर बरा माइकलोटोक ने जो है करी थी इसकी जो है मक्का में जंपिंग जीन की खोज, है ना। तो यहां पर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका यहां पर आता है 21 नंबर क्वेश्चन। तो 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अनुवांशिक कूट, ठीक है, अनुवांशिक कूट में कूट के लिए कितने शब्द होते हैं? तो यहां पर आपका हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट होगा। तो इसमें आपके 3 शब्द होते हैं, अर्थात सी जो है आपका राइट होगा। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अनुवांशिक कोण का अपहास सूचित करता है। तो क्या सूचित करता है? तो ये करता है एक कोडोन के तीसरे सदस्य को, ठीक है, एक कोडोन के तीसरे सदस्य को, यानी आपका बी ऑप्शन राइट होगा इसमें। इसके बाद आपका
यहाँ पर आता है 23 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि आधुनिक मानव का नवीनतम एवं सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज है, तो ये होता है क्रो-मैग्नन मानव, है ना, क्रो-मैग्नन मानव, यानी कि आपका इसमें ए ऑप्शन जो है राइट होगा, क्रो-मैग्नन मानव। इसके बाद देखिए आपका 24 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कहा कि आबादी का प्रसरण निर्भर करता है आगमन पर, बहिर्गमन पर, स्थानांतरण पर या ये सभी पर। ठीक है, तो इन पर क्या होता है, सभी पर निर्भर करता है, यानी आबादी का जो प्रसरण है ये आपका सभी पर, यानी कि आगमन पर भी, बहिर्गमन पर भी, स्थानांतरण, यानी कि आपका यहाँ पर जो डी ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए कह रहा है कि मनुष्य में पाए जाने वाले अवशेषित अंग होते हैं कर्ण पेशियां, उदर पेशियां, खोपड़ी की पेशियां या इनमें से सभी। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा ये सभी, मतलब कि यहाँ पर ये ऑप्शन 1 भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा, यानी कि ये सभी जो है डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है कि मेसोजोइक युग है, मेसोजोइक युग है मत्स्यों का, उभयचरों का, सरीसृपों का या ट्राइलोबाइट्स का। तो यहाँ पर जो आपका देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका सरीसृप। ठीक है, यानी सरीसृपों का, तो अर्थात सी जो आपका ऑप्शन होगा वह बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा। तो ये आपका इस प्रकार से होगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन। तो कह रहा है कि फाइलेरिया रोग का वाहक है, तो फाइलेरिया रोग का वाहक कौन सा होता है, तो ये होता है आपका मादा क्यूलेक्स मच्छर, यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट होगा। मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है ये फाइलेरिया रोग का वाहक होता है, यानी इसके कारण ये रोग होता है। इसके बाद आपका 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एंट अमीबा इनमें से क्या है, जीवाणु है, शैवाल है, प्रोटोजोआ है या कवक है। तो देखिए अमीबा को आप सभी जानते होंगे, तो ये क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है, यानी कि आपका ऑप्शन सी जो है राइट होगा, प्रोटोजोआ। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन। तो कह रहा है कि इनमें से, ठीक है, इनमें से कौन सा प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है, दमा या रूमेटाइड अर्थराइटिस या कैंसर या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन बी होगा रूमेटाइड अर्थराइटिस, ये आपका राइट होगा, यानी कि ये एक प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा, क्या कह रहा है, कह रहा है कि तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है। तो मैं इसका आपको डायरेक्टली देखिए आंसर बता देता हूं। तो यहां पर आपको हो जाएगा व्यक्ति के रक्तचाप एवं हृदय स्पंदन की दर एकाएक वृद्धि हो जाती है, यानी कि रक्तचाप बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर जिसे बोलते हैं, और हृदय स्पंदन यानी कि हृदय की जो धड़कन है वह आपका एकाएक जो है इसमें वृद्धि होती है, यानी कि एक प्रकार से तंबाकू के सेवन से होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसमें राइट होगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में, ठीक है, निम्न में कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है। यहाँ पर टाइफाइड हो गया, कुष्ठ हो गया, डिप्थेरिया हो गया या इन्फ्लुएंजा। तो देखिए जो यहाँ पर आपका इन्फ्लुएंजा जिसे आप लोग साधारण भाषा में बोलते हैं जुकाम हो जाता है, तो यहाँ पर ये आपका राइट होगा, यानी कि डी आपका जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ना। चलिए इसके बाद देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका आता है 32, देखिए कह रहा है कि ऐसे पदार्थ जिनके प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे कहते हैं, उसे एलर्जन बोला जाता है या टीका बोला जाता है या एंटीबॉडी या एंटीजन। तो यहां पर बोलते हैं एंटीबॉडीज। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन सी जो है वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है ना। इसके बाद देखते हैं यहां पर 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या रहा, कह रहा है कि भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह है। तो भूमि की जो उर्वरा शक्ति होती है उसको परिपोषित करने वाला जीव समूह कौन सा होता है, तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैविक खाद। ठीक है, तो जैविक खाद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आपका 34 देखिए नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है। यहां पर कौन सा, कीटनाशक, जैविक खाद या ईस्ट या इनमें से सभी, है ना। तो यहां पर देखिए जो मिट्टी होती है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए जैविक खाद जो है काफी ज्यादा उपयोगी होती है, इसलिए आपका बी जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट होगा, जैविक खाद। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आपका आता है यहां पर 35 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है। तो पेनिसिलिन देखिए आपको बता देता हूं मैं डायरेक्टली इसका आंसर, पेनिसिलिन जो होती है वह पेनिसिलिनियम नोटेरम से प्राप्त होती है, यानी इसमें आपका जो बी ऑप्शन होगा यह बिल्कुल राइट होगा, यानी पेनिसिलिनियम नोटेरम जो है ये इससे प्राप्त की जाती है पेनिसिलिन। ठीक है, तो यहां पर बी आपका करेक्ट होगा। इसके बाद आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए क्या कह रहा है कि सोयाबीन की फसल में वृद्धि के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होने वाला जीव, तो इनमें से किस जीव का उपयोग जो है किया जाता है। तो पहला आपका ऑप्शन क्या है, एजोस्पाइरिलम, इसके बाद है आपका राइजोबियम, नेक्स्ट आपका नॉन स्टॉक, इसके बाद है एजेटोबैक्टर। तो देखिए जो सोयाबीन की फसल होती है दोस्तों, ठीक है, इसमें जो जैव उर्वरक होता है इसका प्रयोग मतलब किस जीव का इसमें उपयोग किया जाता है, तो ये आपका होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइजोबियम, यानी कि इसका उपयोग किया जाता है
राइजोबियम का। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा राइजोबियम। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका 37 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए कह रहा है कि मीथेनोजोन, ठीक है, मीथेनोजेन नामक जीव सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में होते हैं पशुओं के बाड़े में, प्रदूषित धाराओं में या गर्म झरनों में या सल्फर चट्टानों में। तो देखिए जो मीथेनोजेन नामक जीव होते हैं ये सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में होते हैं, किसमें होते हैं? तो ये आपके जो है पशुओं के बाड़े में, यानी कि आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा यह बिल्कुल राइट हो जाएगा, पशुओं के बाड़े में। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानव जीनोम प्रोडक्ट की खोज की थी। तो देखिए मानव जीनोम जो प्रोडक्ट की खोज है वह किसने करी थी? तो ये है आपका फ्रांसीसी कोलिंस तथा रोडरिक ने। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट होगा। तो मानव जीनोम की प्रोडक्ट की खोज किसने करी? तो फ्रांसीसी कोलिंस तथा रोडेरिक ने करी थी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट होगा। इसके बाद आपका आता है 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पोषक डीएनए से संबद्ध विषाणु जीनोम कहलाता है प्रोफेज या प्रोफाज या बैक्टीरियोफेज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रोफाज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बी आपका राइट होगा। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था? तो देखिए डायरेक्टली आपको बता देता हूं, एडीए आपने सुना होगा नाम, तो एडिनोसिन डाइएमिनेज जो है इसकी कमी से जो है होने वाला जो रोग होता है इसकी जो है उपयोग मतलब किया गया था। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन ए होगा यह बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यह 40 क्वेश्चन थे जो कि आपके पूरी किताब से थे, और अगर आप इनका पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम पर जाइए, मैं वहां पर इसको पीडीएफ के रूप में डाल दूंगा, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। बाकी आपको बिल्कुल फ्री में सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।